नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट डी कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक आपको पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते, इस पर आधारित है। और ये आज की दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आपके बच्चे अमीरी के बारे में पाठ पढ़ते हैं या पैसों के बारे में जान पाते हैं, पैसा कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को जान पाते हैं। अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहिए और आपको इससे बाज़ार में पैसे की व्यवहारिक समझ मिलती है और इससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। अगर आपको अंदर की बात जानना है कि किस तरह अमीर बना जाए और कैसे बने रहा जाए, तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। तो इस पुस्तक की सभी पाठ मैं इस ऑडियो सीरीज़ के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसमें मैंने जो पढ़ा है, सीखा है, उसके बारे में कुछ डिस्कस भी करते चलेंगे। जहाँ तक ये किताब ऐसा लगता है कि कोई साधारण किताब नहीं है, ये पढ़ने में बहुत आसान है और आपको जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की कैसी ज़रूरत होती है, इंसान को कैसे अमीर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इन चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए ये पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑडियो के माध्यम से इस पूरी पुस्तक को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पुस्तक जो रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती है, सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते। यह पुस्तक सभी माताओं पिताओं को समर्पित है, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक को समझने के लिए हमने इसके प्रस्तावना पर आते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, आपको ये समझना है। और आज के जैसा भारत, हमारा देश जो अमृतकाल से गुजर रहा है और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को भी बहुत तेज़ी से डेवलप करने के बारे में बता सकते हैं। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? पहला क्वेश्चन है इस बुक का। और मेरी मम्मी डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। रॉबर्ट डी लिखते हैं कि जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। माफ़ कीजिएगा, ये प्रस्तावना जिन्होंने लिखा है उनकी भाषा में ये चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये किसने लिखा है। अभी बता देता हूँ, शेरान लेफ्टर के द्वारा ये प्रस्तावना लिखी गई है। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि ये लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। इनके पति माइकल थे और ये माइकल के बारे में क्या लिखते हैं कि मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे और बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल में। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई थी और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और बात तय थी कि वो जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ वैसा ठीक नहीं हुआ। हर कोई चाहता है कि वो सफल बने, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी के बदलने के कारण सही नहीं थे। परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही। ये ऐसे लिखती हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज से हैं, अभी तीसरा हाई स्कूल में गया है। ये उस दिनों की बात है जब ये पुस्तक लिखी गई थी। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया।
1996 में एक दिन इनका बेटा स्कूल से घर लौटा और स्कूल से इसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर की बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम ये चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। उसने बोलना शुरू किया, मम्मी, और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखो, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मैं यहाँ फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये उस समय की बात है जब ये पुस्तक लिखी गई। तब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स सबसे ज़्यादा अमीर थे। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही थी। और यह बेसबॉल पिचर के बारे में आप तो सुना ही होगा, हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस समय दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही है, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेरेंट्स शेरोन सोच रही हैं अपने बच्चे के बारे में, आज हमें भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए हैं। हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी को समझ में नहीं आई थी। उसने कहा, मम्मी, मैं आपकी और डैडी की तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आप ही की तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों की कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, अब वो इतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के लिए मुझे नए जवाब चाहिए। हाँ दोस्तों, यही मैं इसी बात को कहना चाह रहा था कि हमें अपने सवालों को नए जवाब चाहिए। आपको इसका ध्यान देना होगा, और वो सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे। और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित होगी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया है। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी बात नहीं कह सकती कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। शेरोन लिखती हैं कि मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा सही दिशा में देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी पड़ेगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है, क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है, ये आज भी हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और ज्ञान भी नहीं होता है कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत की ज़्यादा महत्व खर्च को किया जाता है। शेरोन लिखती है कि जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसे क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी कि जिससे मेरे बच्चों को
पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस में फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं, मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक व्यवसायी और निवेशक हैं और वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट एक लेकर आए थे। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। इस प्रस्तावना के दूसरे पार्ट में उन्होंने लिखा है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए गए